हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज मैं आपको सीडीपी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी के बारे में बताऊंगी। यद्यपि ये इतनी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है कि इससे में सीटेट, सुपर टेट, यूपी टेट में क्वेश्चन बहुत ही आराम से पूछे जाते हैं। ये बहुत ही सरल भाषा में मैंने ये थ्योरी बताई है और ये इतनी इजी लैंग्वेज में बताई है कि एक बार ही देखने पर आपको लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी समझ में आ जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी का नाम क्या था। तो इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का नाम था नैतिक विकास का सिद्धांत। इसमें इन्होंने नैतिकता शब्द को बताया है। अब नैतिकता क्या होती है, इसके लिए इन्होंने दो चीज़ें बताई, एक नैतिक तर्क और दूसरा होता है नैतिक दुविधा। तो नैतिकता क्या होती है, तो समाज में या हमारे सोसाइटी द्वारा क्रिएट कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके आधार पर हम नैतिकता को देखते हैं और समझते हैं। परंतु नैतिक तर्क क्या होता है, तो इसको इन्होंने दो तरीके से बताया कि एक नैतिक तर्क होता है जब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। जैसे समाज में हमारे सोसाइटी में बताया गया है कि झूठ बोलना गलत है, इसलिए हम सच को मानते हैं, ईमानदारी को मानते हैं। तो ये नैतिक तर्क होता है कि हम सही या गलत में से किसी आधार पर, हमारे वही सोसाइटी के द्वारा बनाए हुए प्रिंसिपल के आधार पर हम सही या गलत का डिसीजन लेते हैं। अब आती है नैतिक दुविधा। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताया कि लाइफ में कभी कभी एक तर्कणा देना पड़ता है, मतलब अब व्यक्ति दुविधा में है कि वो क्या करे। अब सपोज वो कुछ ऐसा काम करने जा रहा है जो अब उसके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है या बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है, और उसी टाइम उसके पास कोई एक ऐसा कार्य आ जाए या ऐसी दुर्घटना हो जाए जिसके पास अब उस व्यक्ति के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो वो अपने उस काम को प्रायोरिटी दे या वो दुर्घटना जो हो गई है उसको प्रायोरिटी दे। तो वहाँ पर आती है नैतिक दुविधा। तो इसके आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताया कि ये नैतिक दुविधा जो होती है, इसका इस दुविधा को इन्होंने बच्चों पर, विभिन्न स्तर के बच्चों को बताया और उसी आधार पर विभिन्न उम्र के बालकों पर ये एक डिलेमा बताई और उसी के आधार पर इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो सबसे पहले हम इनकी सभी इम्पॉर्टेंट डिलेमाज में से एक डिलेमा, जिसे हाइंस की डिलेमा कहते हैं, इन्होंने बताया। इन्होंने बच्चों के सामने बताया कि हाइंस नामक एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी को एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, और उस बीमारी के तहत अब हाइंस के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं। वो केमिस्ट के पास जाता है और केमिस्ट जो है वो उसे उस जो बीमारी हुई होती है उस बीमारी का जो मेडिसिन होता है उसे बहुत ही ज़्यादा हाई रेट पे बताता है, और हाइंस के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो उस मेडिसिन को ले और अपनी वाइफ को बचाए। तो ऐसे में अब उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो केमिस्ट के पास जाके चोरी करे और या तो वो अपनी वाइफ को वैसे ही मरने दे। तो अब जब इस स्टोरी को इन्होंने बताया, और फिर अभी स्टोरी ये आगे ये होती है कि हाइंस क्या करते हैं कि उनके पास दो ही ऑप्शन होता है, तो वो रात में जाते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं और चोरी करते हैं और अपनी वाइफ को बचा लेते हैं। तो जब ये डिलेमा, ये दुविधा की बात जब विभिन्न स्तर के बालकों के सामने बताई गई, तो विभिन्न स्तर के बालकों ने कोहलबर्ग को अपने अपने हिसाब से, अपने स्तर के अनुसार उत्तर दिया कि हाइंस ने जो किया, कुछ बालकों ने बताया कि सही किया, कुछ ने बताया कि नहीं गलत किया, क्योंकि हमारे समाज में चोरी करना गलत बात है। तो इस हाइंस के डिलेमा के आधार पर उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और अब ये जो नैतिकता के बारे में कोहलबर्ग ने बताया, वो बताया कि कोहलबर्ग के अनुसार ये नैतिकता वह नियम होते हैं जो हमारे समाज के नियमों के अनुसार होते हैं, यानी झूठ बोलना गलत है, ईमानदारी, वफादार, ये सब समाज के नियम हैं, और इन्हीं के आधार पर उन्होंने नैतिकता बनती है, और नैतिकता के नियम भी इसी नियमों के अनुसार होते हैं। आगे उन्होंने बताया कि यह नियम जो होते हैं वो समाज और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग इस नियम को समाज और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम मानते हैं। और आगे वो बताते हैं, इस हिसाब से इन्होंने विकास की तीन अवस्थाएं दी, नैतिक विकास की तीन अवस्थाएं दी। तीनों अवस्था जो होती हैं वो है पूर्व परंपरागत स्तर, 4 से 10 वर्ष की अवस्था,
परंपरागत स्तर 10 से 13 वर्ष की अवस्था और उत्तर परंपरागत स्तर 13 से अधिक वर्ष के बालक आते हैं। माने नैतिक विकास के हम सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ ये जानेंगे कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई और प्रत्येक अवस्था के 2-2 चरण दिए, अर्थात पूर्व परंपरागत स्तर के 2 चरण हैं, परंपरागत स्तर के 2 चरण हैं और उत्तर परंपरागत स्तर के 2 चरण हैं। अब इन चरणों के बारे में हम जानते हैं कि सबसे पहले पूर्व परंपरागत स्तर, इसमें भी इन्होंने 2 ऑप्शंस दिए। पहला होता है दंड व आज्ञा पालन। अब इस स्तर के जो बालक होते हैं इनमें दंड और आज्ञा पालन, माने ये जो इस वर्ष के या इस अवस्था में जो बालक होते हैं वो केवल और सिर्फ बाहरी व्यवहार से प्रभावित होते हैं, अर्थात उनमें सिर्फ एक डर होता है कि अगर वो चोरी करेंगे या कुछ झूठ बोलेंगे तो उन्हें दंड मिलेगा और अगर वो किसी की आज्ञा मानेंगे तो पुरस्कृत होंगे, सिर्फ दंड और आज्ञा का होता है। दूसरे ऑप्शन में इन्होंने बताया साधनात्मक सापेक्षता या इसी को इन्होंने टीट फॉर टैट की अवस्था बताई या आत्म केंद्रित अवस्था, अर्थात अब इस स्तर में जो बालक होता है वो कहता है कि मैंने तुम्हें ये सामान दिया था या तुमने मेरी पेन तोड़ दी तो मैं तुम्हारी पेंसिल तोड़ दूंगा। तो ये मतलब सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, बस इसमें और कुछ नहीं होता है, सिर्फ टिट फॉर टैट, तुमने जैसा मेरे साथ किया मैं तुम्हारे साथ वैसा करूंगा। ये पूर्व परंपरा नैतिक विकास के सिद्धांत में ये तीनों स्तर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस स्तर के जो 2-2 चरण दिए हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि पूर्व परंपरागत स्तर में इन्होंने 2 चरण दिए हैं। पहला चरण है दंड और आज्ञा पालन, जिसमें जो भी व्यवहार होता है वो बाहरी व्यवहार से प्रभावित होता है, और दूसरा होता है टीट फॉर टैट या आत्म केंद्रित अवस्था। इसमें बालक वो कार्य करता है कि मतलब मैंने तुम्हें ये कार्य, मेरा तुमने किया है तो मैं तुम्हारा ये कार्य करूंगा, या मैंने तुम्हें पेंसिल दी तो तुम इसके बदले में मुझे रबड़ दो। तो इस अवस्था को इन्होंने आत्म केंद्रित अवस्था या म्यूचुअल एक्सचेंज या टीट फॉर टैट अवस्था कहते हैं। अब हम दूसरी स्टेज देखते हैं कि परंपरागत स्तर में इन्होंने जो पहला चरण बताया वो है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। माने इसमें जो व्यवहार होता है वो लड़का जो है सिर्फ इसलिए या बच्चे इसलिए करते हैं ताकि वो समाज में अच्छा लड़का जाने जा सके या अच्छी, माने इनका किसी कार्य को करने का व्यक्तिगत या स्वाभाविक मन नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं ताकि समाज में उनको एक बताया जा सके कि वो एक बहुत अच्छा लड़का है या एक बहुत अच्छी लड़की है। इसके दूसरे ऑप्शन में इन्होंने बताया कानून व व्यवस्था उन्मुखता। इस स्तर पे जो बालक या बालिकाएं होते हैं वो जो कानूनी मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर की अवस्था कहते हैं जी, जैसे हमारे जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं या जो लाइट्स होती हैं उनको मानना चाहिए, या हमारे समाज में जो नियम कानून बने हुए हैं उनकी तरफ ये उन्मुख होते हैं, उनको ये सही मानते हैं। तो इस स्तर में 2 चरण हो गए, अच्छा लड़का लड़की और कानून व व्यवस्था उन्मुखता। उत्तर परंपरागत स्तर कोहलबर्ग की नैतिक विकास सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है और इसमें इन्होंने जो पहला ऑप्शन बताया ये बताया सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता और दूसरा सार्वभौमिक संबंध। सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, इस स्तर में जो बालक होते हैं वो समाज में रहते हैं, समाज सोसाइटी में जो नियम कानून बने हुए होते हैं उनके बारे में सोचते हैं, और जो सार्वभौमिक संबंध होता है उसमें ये बताते हैं अपना जो बालक होता है वो स्वविवेक का प्रयोग करता है। अब उसमें जो समाज के द्वारा बने हुए नियम हैं, जैसे हाइंस ने इनके स्तर के अनुसार जो बालक होते हैं वो ये कहते हैं कि हाइंस ने जो किया वो सही किया, क्योंकि केमिस्ट जो था वो मेडिसिन का प्राइस उस रेट पे नहीं दिया जिस रेट पर वो बिक रही थी, उसने हाइंस की गरीबी का या उसके पास पैसे नहीं थे उसका फ़ायदा उठाया। तो समाज में कुछ कानून वो अपने से बनाते हैं। इस स्तर के जो बालक होते हैं या बालिका होती हैं वो समाज में, अब उन्होंने बताया कि जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट तो हैं, परंतु अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बहुत इमरजेंसी है और उसे जाना है तो वो रेड लाइट क्रॉस भी कर सकता है और रूल्स को तोड़ सकता है। तो ये इस संबंध में जो बालक होते हैं बालिका होते हैं इस स्तर के जो बच्चे होते हैं वो इन नियमों को, जो सामाजिक नियम समाज की सोसाइटी में हमारे द्वारा बनाए तो गए हैं परंतु ये कुछ नियम बालक अपने से बनाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ ऑर्डर और कुछ लॉ जो है वो गलत लगते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर परंपरागत स्तर में बालक का नैतिक विकास का जो सिद्धांत होता है वो बहुत ही पूर्ण रूप से विकसित हो चुका होता है। अब आगे हम
इस नैतिक विकास के सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। अब इनके इस सिद्धांत को इन्हीं की शिष्या द्वारा जेंडर बायस थ्योरी कहा गया, क्योंकि इसमें इन्होंने मेल का ही स्पेशली वर्णन किया है, यद्यपि ये सिर्फ आलोचना के रूप में है। आगे देखते हैं कि पूर्व परंपरागत स्तर के जो दूसरे चरण को जैसे को तैसा या टिट फॉर टैट अवस्था भी कहते हैं। तीसरे चरण में इन्होंने बताया, तीसरी महत्वपूर्ण, कि हाइंस की डिलेमा को विभिन्न स्तर के बच्चों से पूछकर उन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। और आगे हम देखते हैं कि परंपरागत स्तर की अवस्था में ज़्यादातर नैतिकता का विकास हो चुका होता है परंपरागत स्तर में, और जो सार्वभौमिक संबंध में बालक विवेक, अपने स्वविवेक का प्रयोग करता है और कुछ रूल्स और रेगुलेशंस वो खुद बनाता है और सोचता है कि समाज में वो खुद देखता है कि क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या चीज़ें खराब हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिर्फ 3 स्तर हैं: परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। इन सभी स्तर की 2-2 स्टेजेस दिए हैं और ये सारे स्टेजेस वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं और ये सारे जो हाइंस की डिलेमा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसी के आधार पर उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कोहलबर्ग की थ्योरी हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, क्योंकि इसमें बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने इस थ्योरी को कंप्लीट किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।